डियर स्टूडेंट, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज आपके लिए लेकर आया हूं जेईई मेंस 2020 का पेपर डिस्कशन जो कि 6 सितंबर को हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 सितंबर का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी फोकस किया उनसे बहुत आराम से हो गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये रिएक्शन गिवन है। उसमें पूछा गया हुआ है कि साइनाइड को आपको अमाइंस में कन्वर्ट करना, हाउ विल यू कन्वर्ट एंड द बेस्ट सुटेबल रिएजेंट। अब आपको यहां पर जितने भी दिए हुए रिड्यूसिंग एजेंट दिए हुए हैं, द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर साइनाइड टू अमाइन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो बेसिकली अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रॉपर्टी देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके रिएक्शन हमें गिवन है। रिएक्शन जरा ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, यहां पर साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है और आपको पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना है। कहां पर? सिंगल बॉन्ड में। ये देखो इतना सिंगल बॉन्ड हो गया ना, मतलब अगर आपको साइनाइड से अमाइन में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम ही है, बट केवल क्या करना है, जो पाई बॉन्ड थे उस पाई बॉन्ड पर आपको रिड्यूस करना है, सिंगल बॉन्ड पे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो द बेस्ट एंड द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको पूछा गया है 6 पीरियड दिया हुआ है, उसमें कैसे ऑर्बिटल्स को आपको फिल करना है। तो ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। nth ऑर्बिटल दिया हुआ है, nth ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, ns np n-1d n-1 n-2f। तो जरा देखिएगा, आपको यहां पर दिया हुआ है nth ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब इस nth ऑर्बिटल में अगर n की वैल्यू यहां पर 6 गिवन है, तो यहां पर अगर आप n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो यहां से फाइनल आंसर क्या बन रहा होगा, 6s 6p 5d 4f। सो जरा आप ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। सो द फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कई बार पूछा जाता है PCl5 का सॉलिड स्टेट में ज्योमेट्री कैसी होगी। सो अगर आप PCl5 की सॉलिड स्टेट में ज्योमेट्री देखते हैं, सो PCl5 का सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर होगा वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको PCl5 दिया हुआ है। PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के टर्म्स में। सो PCl5 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, sp3, और यहां पर अगर आप PCl6 माइनस का निकालेंगे तो दिस बिकम्स sp3d2। सो आपको पता है sp3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और sp3d2 इज ऑक्टाहेड्रल। सो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो नाउ द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर क्या हुआ है यहां पर, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है पहले तो जीडी है क्या, गैडोलीनियम आयन। गैडोलीनियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, एटॉमिक नंबर गिवन है। तो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 64। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है, दिस इज Xe4f7 5d1 6s2। अब इसी में अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, मतलब Gd3 प्लस निकालना है तो आउटर मोस्ट शेल से आपको 3 इलेक्ट्रॉन को यहां से एलिमिनेट करना है। और जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Gd3 प्लस विल बी Xe4f7। यहां पर F में जो 7 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब आपको निकालना क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है μs इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। तो यहां पर आपको n की वैल्यू पुट करना है। जैसे आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, 7 इंटू 9, 9 कैसे हो गया, 7 प्लस 2 9। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 63 बोर मैग्नेट्रॉन, और इसका अगर आप रूट ले लेंगे तो क्या होगा, फाइनल आंसर 7.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो आप यहां से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 आपको डायरेक्टली गिवन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है
और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ नॉन एंट्रलाइन व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स कैन बी सजेस्टेड। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नॉन एंट्रलाइन का मतलब क्या हो रहा है, जब जिसको भी डिप्रेशन हो रहा हो, तनाव हो रहा होगा, स्ट्रेस होगा, तो नॉन एंट्रलाइन टाइम का मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए आपको कौन सी मेडिसिन देनी होगी, एंटी डिप्रेसेंट। तो यहां पर जिसमें डिप्रेशन नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। तो मैंने यहां पर आपको ये पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी की दिखाई हुई है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको इसका मतलब समझ में आया होगा तो आपने क्वेश्चन निकाल लिया होगा और +4 आपको मिले भी होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। हर बार एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। बोर मॉडल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने आपको बोला हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट फॉर द लिथियम इज डेल्टा R1 एंड द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज डेल्टा R2। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल। अगर आपको रेशियो रेडियस का फॉर्मूला याद होगा तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर बाय Z। देखिए जरा, Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर बाय Z। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लिथियम की। तो जरा आप लिथियम के लिए देखिए, लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो आपको यहां पर वैल्यू Z की 3 पुट कर देनी है। अब उसमें पूछा हुआ है डेल्टा R1 क्या हुआ, डिफरेंस दोनों का, किस किस का, R4 और R3 का। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो रही है, एक बार 4 है, एक बार 3 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ गया आपके पास फाइनल रिजल्ट, A0/3 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये किसके लिए था, Li2+ के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग हीलियम की बात करेंगे तो He+ के केस में क्या होगा, He+ के केस में सबसे पहले Z इक्वल टू कितना हुआ, 2। हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है। सिमिलरली जैसा आपने लिथियम के लिए किया हुआ वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है हीलियम के लिए भी। तो यहां पर आपको डेल्टा R2 निकल जाएंगे। अब डेल्टा R2 कैसे होगा, A0/2, n की वैल्यू कितनी थी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास डेल्टा R2। अब R1/R2 का आपको रेशियो निकालना है। तो डेल्टा R1/R2 को आपको डिवाइड कर देना है। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास रेशियो क्या आ गया, 2/3, मतलब 2:3 का रेशियो होगा। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, करेक्ट एंड द फाइनल ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ए ऑप्शन, 2/3। सो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में गिवन है। सो नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली पता होगा, मिल गया होगा। उसने पूछा होगा एलिंगम डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जरा पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, जो कि एनसीईआरटी का ग्राफ है। अब इस एनसीईआरटी के ग्राफ को देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि एलिंगम डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। जरा आप ग्राफ को देखो, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, और ये किसके बीच में है, टेम्परेचर के बीच में। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी ग्राफ में जो बना हुआ है, जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देखो हर जगह ऑक्साइड को ही बता रहा है। देखो सारे ऑक्साइड्स है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ऑक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो जरा अब आप इन ऑप्शंस को चेक कीजिएगा। ऑप्शन में जरा ऑप्शन नंबर 2 को देखिए जरा। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जीज और फॉर्मेशन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड्स। ये तो सॉरी, ये थर्ड वाला ऑप्शन ही नीचे वाला। तो सो द करेक्ट एंड द फाइनल आंसर आपको देखते ही मिल गया होगा, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सो नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अमीनो एसिड्स को याद किया होगा, फैक्ट है, आपको पता होगा कि दिस इज द, कौन सा पूछा गया है, व्हिच इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड इज थायरोसिन। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है कि आपको बताना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहा हूं, फॉर ऑक्टाहेड्रल।
अब ऑक्टाहेड्रल के लिए इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम बनाना है, तो मैं सबसे पहले तो डी बनाता हूं। डी में कितने ऑर्बिटल हुए 5, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास d6, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड दिस बिकम 6। ये क्या था आपके पास Eg, ये क्या था आपके पास T2G। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये था आपके पास T2G, ये क्या है Eg। अब जरा इन दोनों के लिए अगर आपको इनका एनर्जी निकालना होगा तो कितना होता है उसका प्रोबेबिलिटी, दैट बिकम्स, ये कितना हुआ 3/5, मतलब डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट का मतलब क्या हो रहा है ऑक्टाहेड्रल। ये कितना होगा 2/5 डेल्टा नॉट। अब जरा ध्यान से देखो नीचे ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिख रही है ना, दिस इज द वेरी सेंटर। वेरी सेंटर के नीचे है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस। ये माइनस होगा, ये कैसा होगा पॉजिटिव। अब आपको इसके लिए CFSE निकालना है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसा हुआ, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा ऊपर वाला कितना है, दिस इज 3/5, दिस इज 6, 0.6 डेल्टा नॉट। कितने इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस, ठीक है, दिस इज 0.4 माइनस का, ये माइनस होगा सॉरी, लीजिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये लीजिए। सो ये क्या था माइनस 0.4 डेल्टा नॉट इंटू 4। तो जरा आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, दिस बिकम्स माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। सिमिलरली अब आपको निकालना है फॉर टेट्राहेड्रल, फॉर टेट्राहेड्रल। अब आप टेट्राहेड्रल के लिए निकालेंगे, सेम प्रोसेस करना है, बस फर्क कितना हो जाएगा, फर्क ये हो जाएगा कि यहां पर जो आपने एनर्जी डिफरेंस किया था तो T2G कहां चला गया ऊपर, और ये Eg कहां आ गया नीचे। तो जब इनका इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं कुछ ऐसा हो रहा होगा। मैंने डायरेक्टली फिल कर दिया, उस रूल आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने फिल किया होगा तो ये था Eg, तो ये कितना होगा नीचे है ना, तो क्या हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन 3/5 डेल्टा नॉट, बट ये वेरी सेंटर के नीचे है तो इसको नेगेटिव लगा देना आप। ये कितना हुआ 2/5 डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी है, दिस बिकम डेल्टा टी। ठीक है, इसके लिए CFSE निकालते हैं हम लोग। CFSE कितना हो गया इसके लिए, दिस इज माइनस 0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इन डेल्टा टी इंटू 3। तो जरा आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा टी। ठीक है, सो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द D6 एंड द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। जरा फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, दिस इज माइनस 0.4 डेल्टा नॉट एंड माइनस 0.6 डेल्टा टी। So now let's move on another questions. So now the another question is बहुत आसान सा क्वेश्चन है, it's a very easy question. उसमें पूछा हुआ है the question that represent the water gas shift reaction. So shift reaction is NCERT based question है, reaction given है, so the shift reaction is known as CO gas plus H2O gas gives CO2 gas plus H2. So the final and the correct option is question number 1. Now the next question is adiabatic. Adiabatic molecule X2 has a body centered cubic structure with the cell H of 300 picometer. The density of the molecule given है आपको पूछा जा रहा है number of the molecule present in 200 gram of X2. तो जरा इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, सॉल्यूशन बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। क्या करना है, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिएगा जरा, आपको दिया हुआ है Z क्या है BCC है तो कितना होगा 2, और अगर आपको एज लेंथ गिवन है A तो क्या होगा 300 पिकोमीटर। आप 300 पिकोमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब डेंसिटी भी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, दिस इज 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब यहां से सबसे पहले आपको मास निकालना है। क्यों आपको निकालना क्या है? मॉलिक्यूल। तो आपको मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या चाहिए? मास। तो हमने यहां से मास निकाला। जब आप मास निकालेंगे तो मास क्या हो गया? D इंटू Na इंटू V अपॉन Z। आपको वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा? यहां से 50 ग्राम पर मोल। अब आपको 50 ग्राम पर मोल मतलब क्या मतलब हो रहा है? 1 मोल में 50 ग्राम है, तो 200 ग्राम में कितना होगा? 4 मोल। देखो अब 4 मोल है तो मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना है। So now the total number of the molecules will be 4Na. So the final and the correct option क्या होगा? Second. Now the next question is बहुत आसान था क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर जिन लोगों ने जेईई के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको भी वहां मिल गया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान था। करना क्या था आपको? सिंपल थी। चलो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं चारों ऑप्शन को चेक करता हूं। पहले तो सबसे पहले तो मुझे दिया हुआ है, जरा आप सेकंड वाले कंपाउंड को देखो, सॉरी थर्ड वाले कंपाउंड को देखिएगा, सी वाले कंपाउंड को देखेंगे तो सी वाले कंपाउंड में देखो जरा आपको क्या दिख रहा है? एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, दूसरी चीज प्लस आई भी लग रहा है। तो आप ध्यान से देखो, जब sp3 हाइब्रिडाइज है मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होगा? कम। अब परसेंटेज वाइज कैरेक्टर कम होता है तो मतलब एसिडिटी कम होती है, एसिडिटी कम होगी तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा तो हो गया सी ऑप्शन। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखो, आप जरा बी वाले ऑप्शन को देखिएगा। बी वाले ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जा रहा है। कॉन्जुगेशन में चला गया तो डोनर तो बनेगा नहीं, डोनर नहीं बनेगा तो लीस्ट बेसिक होगा, इसलिए ये सबसे लास्ट में हुआ। अब आपको देखना है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में ये होगा कि जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर दोनों के दोनों ही एरोमेटिक है, मतलब दोनों के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। नहीं सॉरी, इसका भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसका ये वाला रेजोनेंस इन्वॉल्व में नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। सो इसके वजह से दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है। सो यहां पर हाइब्रिडाइज है बट द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम की वजह से बेसिसिटी ज्यादा होगी। सो द फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहले ऑप्शन आ गया सी, सी के बाद आया फिर डी, डी के बाद ए के बाद बी। सो द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ध्यान दिया होगा उसको पता चल गया होगा। उसमें बोला हुआ है कि द कंडीशन दैट इंडिकेट्स अ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट इज दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ये एक फैक्ट है, एग्री बेस्ड क्वेश्चन है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कैसे हेल्प करता है, जरा देखिएगा। यूट्रोफिकेशन इज अ कंडीशन वेयर द वाटर बॉडी बिकम्स ओवरलेड एनरिच्ड विद द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से एल्गाई फॉर्मेशन होता है। एल्गी फॉर्मेशन होगा तो एल्गी क्या करेगा? वो जो वाटर, जो ऑक्सीजन था, वाटर में जो ऑक्सीजन था ना उसको डिप्लीट करेगा। ठीक है, ये देखो डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन इंक्रीजेस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जिन लोगों ने एनवायरमेंटल पढ़ा होगा, आप वैसे भी पहले भी पेपर देख चुके हुए हैं, जिन लोगों ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनको समझ आ गया होगा कि एनवायरमेंटल का बहुत अच्छा वेटेज है। इस साल एनवायरमेंटल और केमिस्ट्री एंड अप्लाइड लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। पहले तो आपको देखना है कि ये फिगर में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा हुआ है। ये है सरफेस केमिस्ट्री का, आपको बोला जा रहा है मिसल फॉर्मेशन करने के लिए, मिसल कंसंट्रेशन के बारे में। आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉलिक्यूल पिक्चर दैट शोइंग what happens at the critical micellar concentration of an aqueous solution of the surfactant। अब यहां पर देखो जो जीरो सा बना हुआ है दैट इज पोलर हेड। यहां पर जो लाइन आपके पास दिख रही होगी जिगजैग लाइन, तो वो कैसी हो रही होगी आपके पास? नॉन पोलर। और यहां पर अगर नॉन पोलर टेल होगी और ये जो डॉट लगा हुआ है वो क्या है? वाटर। सो इसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो फाइनल एंड द करेक्ट आंसर क्या हो रहा होगा? ऑप्शन उसमें ऑप्शन ए, सी वाला। कैसे हो रहा है, जरा क्या कर रहा होगा? एक्वस सॉल्यूशन में वाटर कैसा है? पोलर सॉल्वेंट। अब अगर वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो वाटर पोलर होने की वजह से आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब क्या कर रहा होगा कि लाइक जैसा अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर में जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर भी ये बोल रहा है कि पोलर हीट वुड बी इनवर्ट्स एंड नॉन पोलर टेल
टुवर्ड्स द CMC कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ मिसल होगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर जैसा ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, जैसा फिगर दिया हुआ है उस फिगर के अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत आसान है। जिन लोगों ने एल्डोल की होगी वहां भी आपने पढ़ा होगा, या फिर टॉटोमेरिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो जरा आप ध्यान से देखो इन सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा एक्टिव मिथाइलिन। तो ये तो हो गया एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन होने की वजह से इस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा बोथ साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, अगर आप इसका ऑर्डर देख रहे होंगे, फिर कौन आ जाएगा, दिस इज कीटोन, एसीटोन, और एसीटोन के बाद ये सारे के सारे कैसे होंगे, एसिड डेरिवेटिव। मतलब एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये एस्टर बन रहा होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देख रहे होंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, बी वाला ऑप्शन, बी के बाद ए हुआ, ए के बाद सी है, फिर डी है। सो सबसे ज्यादा बी, फिर बी के बाद ए के बाद सी, सी के बाद डी। सो द फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a flask contains a mixture of carbonyl compound, both compound decomposes by first order kinetics। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसमें बोला हुआ है ए की हाफ लाइफ दी हुई 300, बी की दी हुई 180। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसपे दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जरा करना क्या है, जरा ध्यान से देखो, दोनों कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है n, तो इसका कंसंट्रेशन n है, 300 पे कितना होगा, ये n/2 हुआ, ये नेक्स्ट 300 पे n/4 होगा, ये नेक्स्ट 300 पे कितना हो गया, n/8। अगर आप दूसरे वाले को देखोगे तो n से पहले n/2 हो जाएगा 180 सेकंड्स पर, फिर नेक्स्ट 180 सेकंड पर n/4, फिर नेक्स्ट 180 सेकंड पर n/8, द नेक्स्ट पे 160, द नेक्स्ट वन इज n/32। तो ये जरा देखो दोनों के दोनों कैसे हो रहे हैं आपके पास, कि उसमें बोला हुआ है a would be the 4 times of b, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 times of b। अब उसमें पूछा हुआ है कि टोटल टाइम कितना लग रहा होगा इसमें, देखो जरा 300 300 300, ठीक है, कितना हुआ 900 सेकंड्स, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हो तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, तो भी 900 हो रहा होगा। तो टोटल जो टाइम टेकन हो रहा होगा कितना हो रहा है, 900 सेकंड्स। सो द फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। नाउ which of the following derivatives of alcohol is unstable in aqueous phase? aqueous phase में कौन सा अनस्टेबल होगा, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज है, क्योंकि ये आपको कैसा नजर आ रहा हुआ है, एस्टर, ठीक है। तो एस्टर होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एस्टर का सबसे पहले हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड बनेगा, और एसिड के साथ में अगर बेस यूज कर रहे हो तो बेस क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, रिएक्शन बहुत फास्ट प्रोसेस होगी। तो उसने यही पूछा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज अनस्टेबल, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों, यही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्यों, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट प्रोसेस होगी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के लिए देखो जरा, बाकी तो आपने कोई कर्व ऐसा देखा ही नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के लिए आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ था कि द करेक्ट एंड द फाइनल आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो बॉन्ड जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है, ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ था। ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, एनर्जी। सो यहां पर क्या हो जाएगी, एनर्जी आपको, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, और एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। नाउ इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे एंड दिस विल नॉट टचेस टू ईच अदर। सो दिस इज ओनली द कर्व जो कि रिप्रेजेंट करता है एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस को। तो फाइनल एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ये फिर से आसान सा क्वेश्चन आ गया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने बोला N2O4 से आप ट्वाइस ऑफ NO2 में जा रहे हो, डेल्टा H नॉट आपको गिवन है, आपको दो केसेस दिए हुए हैं, टेम्परेचर इज डिक्रीज, दूसरा दिया हुआ है प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए क्या ऑप्शन आपके पास होगा, क्या आंसर होगा, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। आपको बोला जा रहा है डेल्टा H इज पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसी हो रही होगी, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। तो उस केस में अगर आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, इनकरेक्ट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया ये। ए टुवर्ड्स रिएक्टर, इट मे बी, देखो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही भी है, यहाँ भी है, मतलब बी और सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में से कोई करेक्ट हो सकता है, बाकी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। So now the next condition is the pressure increase by adding N2 at the constant temperature. Temperature constant दिया हुआ है, there is no change. So उस केस में आपका constant temperature pressure होगा, तो उस केस में constant temperature होगा, तो pressure increase करोगे तो volume क्या हो जाएगा, volume change होगा, ठीक है, volume change हो रहा होगा। So system has tendency to maintain the pressure but increasing the volume, ठीक है। So इस केस में there is no change कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सो द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ये ली चैडेलियर प्रिंसिपल है, जिन लोगों ने ली चैडेलियर प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा होगा, क्वेश्चन बहुत आसान सा था, आपसे हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बोला क्या हुआ है ए और बी प्रोडक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, देखते हैं, समझ आ गया, फ्रीलियर क्राफ्ट कराने वाले हैं। फ्रीलियर क्राफ्ट के बाद जिंक अमलगम HCl यूज किया हुआ है, क्लेमेंसन रिडक्शन, देन उसके बाद H3PO4 डाला हुआ है, मतलब आपको वाटर को रिमूव करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जब रिएक्शन कैसे हो रही है, अगर आपको फ्रीलियर क्राफ्ट की मैकेनिज्म याद होगी तो क्या करते थे आप, सबसे पहले एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन पर AlCl3 रिएक्ट करेगा। AlCl3 कैसा था, लुईस एसिड, तो जैसे ये अटैक करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ से स्ट्रक्चर आपको बन रहा होगा दिस वन। और जैसे ही आप फ्रीलियर क्राफ्ट आपको बताता है AlCl3 आपको वापस मिल जाता, तो आप जैसे H+ डालेंगे तो यहाँ से AlCl3 वापस मिल गया और ये क्या बन गया, एसिड। और अब क्या यूज करना है, जिंक अमलगम HCl। जिंक अमलगम HCl क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन्स को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में, मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। अब क्या करना है, H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया, जैसे ही वाटर रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन फिर से हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बन गया, कीटोन फिर से जनरेट हो जाएगा। तो जरा आप ऑप्शन को चेक कीजिएगा, ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कीटोन नहीं आ रहा बी वाले में, ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ ये ऑप्शन क्या था, ए ऑप्शन था कि जब एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराते तब क्या बनता है, तो यहाँ पर COOH और ये बन रहा होगा एंड COOH तो जरा आप ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है वो करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, हमने क्या किया था, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ऑप्शन पहचानना था, पहले आपको उसकी मैकेनिज्म करनी है, मैकेनिज्म करते ही आपको आंसर दिख जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत आसान सा है क्योंकि केवल एनसीईआरटी में एक ही लिगेंड दिया हुआ है, दिस इज एडिटा, एडिटा इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो 6 डोनर साइड होती है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो रहा है, 6। जरा देखो, 1 डोनर, 2 डोनर, 3, 4, 5 and 6. So this is edita. Now the next one is oxidation reduction reaction in which the 3 electrons get transferred. So delta G आपको given है, E नॉट ऑफ सेल पूछा हुआ है, F की वैल्यू given है, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। सो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। यहाँ पर N गिवन है, F गिवन है, E निकालना है, डेल्टा G है, डेल्टा E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट अपॉन NF। तो आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है सारी वैल्यू, जैसे आप पुट करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 0.06 वोल्ट।
लेकिन आंसर किसमें देना है 10 टू द पावर ऑफ -2 के टर्म्स में। तो द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर कितना होगा -6। दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर कितना होगा -6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन। कंबशन पूछा जा रहा है किसका कराना है आपको, प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो कुछ नहीं करना था, कंबशन की रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन को बस बैलेंस करना है। तो जैसे मैंने यहाँ प्रोपेन के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्यूटेन के लिए। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन चाहिए 5, यहाँ कितने चाहिए 30। तो ये 5 + 13 = 18। तो उसने बोला यही है। तो करेक्ट आंसर कितना हुआ 18। फाइनल एंड द करेक्ट आंसर इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो कर पाओगे। जनरली मैं ये बार बार एनालाइज कर रहा हूँ कि प्रीवियस जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हो सब में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन कायरलिटी बेस्ड जरूर रहा है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछा जा रहा है। तो आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आपको कायरल सेंटर दिख जाएंगे। देखो ए कायरल सेंटर जहां जहां स्टार लगा 2 3 and this becomes 4. So the total number of chiral center is 4. So the final and the correct answer will be 4. Now this is the best question of this paper, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पहले तो सॉल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, दूसरे आपको पूछा जा रहा है पीएच, मतलब इसने लिक्विड सॉल्यूशन और आयनिक इक्विलिब्रियम को मर्ज कर दिया है। तो जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एक सॉफ्ट ड्रिंक दी है। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या है, H2CO3 की बात कर रहा है। क्यों H2O + CO2, वैसे भी यहाँ पर आपको पता चल गया होगा H2CO3 की बात कर रहा है। अब जरा देखो ध्यान से, उसने पूछा, उसने क्या कहा है कि आपको 3 बार प्रेशर गिवन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कितना अमाउंट CO2 का था। लेकिन वो कह रहा है कि जैसे ही आप 30 बार प्रेशर करते हैं तो आपको CO2 कितना मिल रहा है 44 ग्राम। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 30 बार प्रेशर है, 44 ग्राम CO2 का है, और यहाँ पर आपने किसमें किया है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन जाई ऑफ CO2, जाई क्या है, जहां मैंने x लिखा ना, एक्चुअली ये ऐसा होता है। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1000 ग्राम अपॉन 18। सो यहां से आपको मिल गया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब उसके बाद जैसे ही मोल फ्रैक्शन मिला तो आपको पता चल गया कि ये हेनरीज लॉ की बात कर रहा है। अब आप हेनरीज लॉ यूज करेंगे तो हेनरी लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू जाई, जाई इज मोल फ्रैक्शन। तो जरा आप देखिए दो कंडीशन दी हुई, एक तो प्रेशर 3 दिया हुआ है और एक बार प्रेशर दिया हुआ है 44। तो यहां से हमें 3 बार प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन CO2 का मिल जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x1 की वैल्यू मिल रही होगी, और ये x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जब प्रेशर कितना था 3 मोल्स। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। तो आइडेंटिफाई किया तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आई हुई है 1/565.55। और आपको पता है आपने CO2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हुआ था, कब, जब आपने 30 लिया हुआ था। तो 30 के केस में कितना था 1/56.55। नाउ नेक्स्ट है आपके पास कि जरा आप देखेंगे कि वाटर के नंबर ऑफ द मोल्स CO2 के नंबर ऑफ मोल्स से बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने थे CO2 के, H2O के, दिस इज 55.56 और CO2 के मोल कितने हैं, बहुत कम है, 0.00176। सो अगर आप नेक्स्ट देखते हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है CO2 का। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल CO2 का निकालेंगे, कैसे निकाल रहे होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपको नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएंगे, दैट विल बी हियर 0.098। ये नंबर ऑफ द मोल्स मिल गए। नंबर ऑफ द मोल्स मिल गए हुए हैं तो आप इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे होता है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो यहाँ आपने कंसंट्रेशन निकाली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोलर। अब कंसंट्रेशन मिल गया हुआ है। अगर आपको H2CO3 का कंसंट्रेशन मिल गया हुआ है तो आप उस केस में H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ना। तो आपने H+ आयन कंसंट्रेशन निकालना है, किसका निकालना है, H2CO3। H2CO3 कैसा है, वीक एसिड। अब वीक एसिड के लिए निकालेंगे तो √Ka/C वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहां पर आपको मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब H+ आयन कंसंट्रेशन मिल गया तो pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू
माइनस लॉग ऑफ h प्लस साइन कंसंट्रेशन। तो ये देखिए मैंने कर दिया हुआ है। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के पास मेरे पास क्या आंसर आ गया, दैट इज 3.7, pH इज 3.7 और 3.7 को हम क्या लिख सकते हैं 37 × 10⁻⁻1। तो ये आपके पास -1 दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है। सो दिस इज 37। So the final and the correct answer for this numerical based question will be 37. So ये आपके पास 37 and this is the final chemistry solution of paper 6 सितंबर वाले का। तो 6 सितंबर को जो पेपर था उसका हमने केमिस्ट्री पोर्शन पूरा डिस्कस कर लिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सबको समझ भी आ गया होगा। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, एज अ रेफरेंस लें। आप लोगों को पेपर का आइडिया भी होगा और ज्यादा अच्छा आप स्कोर भी कर पाएंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। सो जितने भी लोग अपकमिंग पेपर के लिए होंगे उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।